नमस्कार, वेलकम टू शशांक आईएएस। सबसे पहले अपने सभी विद्यार्थियों का मैं शशांक पाठक शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग धीरे धीरे और निरंतरता को बनाए रखते हुए एक एक टॉपिक को सहजता और सरलता के साथ कवर कर रहे हैं। आज हम लोग गुप्त राजवंश के अंतर्गत कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि इनके शासनकाल के दौरान जो है युद्ध संबंधी कोई विशेष घटनाओं का जिक्र नहीं होता है, फिर भी कुछ ऐसी विदेशी शक्तियां थी जिनके अगेंस्ट में इन शासकों के शासनकाल में जो है आक्रमण हुआ और इन लोगों के द्वारा पराजित किया गया। तो उन सब पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। साथ ही साथ इन शासकों के शासनकाल में कई सारी मुद्राएं जारी की गई, कई सारे अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए, उन सब पर हम लोग पर चर्चा करेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, बहुत जल्द ही आपका टेस्ट भी प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि अभी तक कई ऐसे टॉपिक हैं जिनको कवर किया जा चुका है लेकिन उन पर टेस्ट नहीं हो रहा है, तो जल्द ही टेस्ट भी होगा। इसीलिए आप सभी लोग पहले से प्रिपेयर रहिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास को गति दें, कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त के बारे में बात करें कि उससे पहले पुनः एक बार आप सभी का स्वागत। आप में से अभी तक जो भी स्टूडेंट शशांक आईएएस के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, वह शशांक आईएएस ट्रिगर एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, यानी कि डाउनलोड माय एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आज ही डाउनलोड करें, डाउनलोड करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ आप सभी विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल, हमारे यानी कि आपके अपने YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए यहां पर कोर्स संबंधी बात हम कर लेते हैं। इतिहास एक समग्र अध्ययन का कोर्स आपके बीच में है, जो कि कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ्स का है, जिसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। बात अगर फीस स्ट्रक्चर की जाए तो संपूर्ण कोर्स की फीस 1199 रुपए, लेकिन अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो मात्र 999 रुपए। मंथली पेमेंट करना चाहते हैं तो 300 रुपीज पर मंथ। आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बेहतर कोर्स है। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस कोर्स को ना तो दोबारा से फिर शुरू किया जा सकता है, ना आने वाले टाइम में इतनी सहजता के साथ विस्तार से किसी एजुकेटर के द्वारा प्रयास ही किया जा सकता है, क्योंकि कई सारी कठिनाई होती हैं, एक लंबा समय लगता है। लेकिन शशांक आईएएस प्रतिबद्ध है अपने उस अंतिम विद्यार्थी को जो है सहज और सरल बनाने में, अपने सब्जेक्ट में, चाहे जितना भी समय मुझे लगे, बट बेहतर करने का प्रयास। तो चलिए आज अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। गुप्त काल, कुमार गुप्त एवं स्कंद गुप्त। इसके साथ साथ हम लोग जो है अन्य उन महत्वपूर्ण शासकों के बारे में भी परिचर्चा करेंगे जिनके शासनकाल के दौरान गुप्त काल उत्थान की ओर अग्रसर होता है। कहा जाता है कि गुप्त वंश का अंतिम महान शासक स्कंद गुप्त था। ध्यान रखिएगा, अंतिम महान शासक, अंतिम शासक नहीं, अंतिम महान शासक। तो इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। चलिए हम लोग विस्तार से परिचर्चा करें गुप्त काल के शासकों के बारे में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा की। आज हम लोग कुमार गुप्त प्रथम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके बाद कुमार गुप्त प्रथम के पुत्र स्कंद गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कुछ को आप सभी को पॉइंट आउट करना है, आप कर लीजिए, उसके बाद फिर हम व्याख्या करेंगे। यहां पर आप देखेंगे, पहला पॉइंट आपको पॉइंट आउट करिए कि कुमार गुप्त किसका किसका पुत्र था। तो पिता कौन था भाई, आप सभी को पता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। और माता ध्रुव देवी। कौन है भाई, ध्रुव देवी। याद आ गया ध्रुव देवी कौन है, तो यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और ध्रुव देवी से परिणाम स्वरूप किस परिणाम का जन्म हुआ, तुरंत मुझे बताएं। कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम का जन्म हुआ। तो यहां पर ध्यान देना, ये वही ध्रुव देवी हैं जो रामगुप्त की पत्नी बताई जाती थी
और जब शक शासक ने रामगुप्त के सामने प्रस्ताव रखा था कि अपनी पत्नी को हमारे शिविर में भेजो, उसी समय उस घटना का जिक्र हमने किया पिछली क्लास में, पिछले कक्षा कार्यक्रम में। और वहां पर आपने देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह ध्रुव देवी भेष बना करके जो है शक शासक के शिविर में जाता है और उनकी हत्या कर देता है। इसके बाद ध्रुव देवी से विवाह करता है और रामगुप्त की भी हत्या हो जाती है। खैर, उस कहानी को दोबारा से नहीं दोहराना है। आपको अगर उस कहानी को सुनना है तो पिछली क्लास यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो क्लास हुई है उसमें आप दोबारा से सुन सकते हैं। खैर, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और ध्रुव देवी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह इतिहास में कुमारगुप्त प्रथम के नाम से जाना गया और यही आगे चलकर के शासक बनता है। एक बात और कहा जाता है कि कुमारगुप्त प्रथम का एक भाई भी था। अब इसका सगा भाई था या दूसरी माता से उत्पन्न पुत्र, उसका नाम था गोविंद गुप्त। क्या नाम था भाई? गोविंद गुप्त। कहा जाता है कि शासन सत्ता में उत्तराधिकार को लेकर के कुमारगुप्त और गोविंद गुप्त के बीच में संघर्ष हुआ। क्या हुआ भाई? संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में कौन विजयी होगा? जाहिर सी बात है कि कुमारगुप्त शासक बन रहा है तो कुमारगुप्त विजयी हुआ होगा। जो भी है, कुमारगुप्त जो है वह विजय को प्राप्त करता है। खैर, इस संदर्भ में कोई विशेष जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है, इसलिए आपको इन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देना होगा। बस सामान्यतः चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न पुत्र कुमारगुप्त जो है अगला शासक बनता है। बस सामान्यतः परिचर्चा है कि इसका उत्तराधिकार के युद्ध के रूप में इसके भ्राता गोविंद गुप्त से युद्ध होता है। खैर, उसमें गोविंद गुप्त को पराजित करता है और शासन सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। यह एक सामान्य परिचय है। एक और महत्वपूर्ण बात, कहा जाता है कि कुमारगुप्त जब शासक बनता है तो इसने उपाधि भी धारण की। इसकी उपाधि जो है महेंद्रादित्य है। कौन सी उपाधि है भाई? महेंद्रादित्य। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है, महेंद्रादित्य। तो कई बार ये पूछा जाता है कि महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त ने धारण की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने धारण की थी। लेकिन अगर इसके शासनकाल की बात नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। शासनकाल के समय की अगर हम बात करें तो शासनकाल का समय भी आप लोग पॉइंट आउट कर लें। तकरीबन 415 ईस्वी से लेकर के और 455 ईस्वी तक का जो समय है वह जो है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के रूप में जाना जाता है। यहां पर आप जो है इन इंफॉर्मेशन को देखें। अब इसी इंफॉर्मेशन से हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि इसके समय में क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई। तो चलिए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग पर चर्चा करें। यहां तक की बातें आपको समझ में आई और मुझे यह भी बताइएगा कि गुप्त वंश की जो क्लासेस चल रही हैं आपको सहज और सरल लग रहा है कि नहीं। आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ करके दोबारा से उसको अपनी भाषा में पढ़ा सकते हैं का मतलब कि उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और ये तभी हो सकता है जब आपकी समझ सहज और सरल तरीके से डेवलप हुई हो। तो जिस किसी भी विद्यार्थी को लगता है कि वह पढ़ा सकता है तो जरूर मुझे मैसेज करेगा। पढ़ाने के लिए नहीं, हमें हमारी अपनी खुशी के लिए कि हाँ, अगर आप उस स्थिति में हैं इसका मतलब निश्चित रूप से आपका टॉपिक आपको तैयार हुआ है। बट ध्यान रखना, मैसेज भी सोच समझ के करना। अगर 8 से 10 विद्यार्थी मैसेज करेंगे तो किसी एक विद्यार्थी को मैं ऑनलाइन मंच पे लेकर के आ जाऊंगा, चाहे छात्र हो या फिर छात्रा। तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही किसी दिन। खैर, आप जरूर मुझे बताएंगे मैसेज करके कि हाँ सर बिल्कुल मुझे कंप्लीट तैयार हुआ। कहीं पर भी कठिनाई हो यार, कहीं पर भी कठिनाई हो तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। हो सकता है कि कुछ समय लगे रिप्लाई करने में, बट समय उपरांत में जरूर जो है, समय के रहते हुए आपके मैसेज के उपरांत मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। मेहनत करिए, एक बार इतनी जोरदार मेहनत कर दीजिए कि उसके बाद किसी भी परीक्षा को आप देने जाएं एकदम सामान्य तरीके से जो है माहौल बनाते हुए और उस एग्जाम को बेहतर करने का प्रयास करें। और इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एक कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी हो, तो आपको एक बार तो ऐसा रण लड़ना ही पड़ेगा जिसमें आप विजेता हो। आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो ना, सबके सब सेनापति हो, इस बात को ध्यान रखना। और अपनी सेना के साथ आप रणभूमि में आए हो और वहां पर उन सभी सेनापतियों का एक मुख्य सेनापति बनेगा
और वह वही होगा जो सभी सेनापतियों में श्रेष्ठ होगा। तो फिर आपको ध्यान देना है, और आप सेनापति और आपकी सेना, आपकी लेखनी, आपकी किताब, आपकी मेहनत, अब आप कितना धार देते हैं। तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर इस जीवन में स्वर्ग को प्राप्त करना है, जीते जी आनंद को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो फिर खुद को तो भाई दिखाना भी पड़ेगा। बहुत सारे लोग कड़ी मेहनत, कई विद्यार्थी आपके बीच से हैं जिनका मैसेज भी आता है कि सर इस प्रकार की समस्या है और मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, कई सारी बातें आती हैं। अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था और उसमें एक बहुत अच्छे एजुकेटर हैं जिन्होंने उन विद्यार्थियों की जीवनी और संघर्ष की कहानी बताई जो अभी हाल ही फिलहाल में राजस्थान PCS का जो रिजल्ट आया है और राजस्थान की अन्य परीक्षाओं का जो रिजल्ट लगातार निरंतर आ रहा है, उनमें से कई विद्यार्थियों की कहानी सुनाई जो ऐसे थे कि मतलब हम सोच नहीं सकते हैं कि इतनी कठिनाई में और इतनी बड़ी एग्जाम्स को कैसे क्वालिफाई कर गए। लेकिन नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं यार, जोश जुनून का कोई विकल्प नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको भी उसी स्तर पे कार्य करना है। आप लोग लगातार न्यूज़ देख रहे होंगे, कई बार हम प्रयास करेंगे कुछ ऐसे व्यक्तित्व को आपके बीच में लाने की जिनके उदाहरण को सीधे आप लाइव देख सकते हैं। खैर, हम उन सब पर बात करेंगे, बस आप आगे बढ़िए, मेहनत करिए। अगर आप भरोसा और विश्वास करके जुड़े हुए तो मैं मानता हूं कि आप तैयारी के फील्ड में हैं और निरंतरता बनाए रखिए। बाकी बेहतर करेंगे, हम लोग सब मिल करके बिल्कुल बेहतर करेंगे। चलिए, तो कुमारगुप्त के बारे में और महत्वपूर्ण बातें। तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया कि कुमारगुप्त का शासनकाल क्या है, कुमारगुप्त के पिता, माता, भाई, इन सब चीज़ों को और उपाधि यहाँ पर सामान्यतः आपने दी। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में आप यहाँ पर देखेंगे, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में पहला लिखिए। कहा जाता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान पर्याप्त मात्रा में मुद्राएं ढाली गई और कहा जाता है कि मुद्राओं का ढेर, पर्याप्त संख्या में मुद्राओं का ढेर राजस्थान के बयाना से प्राप्त हुआ है। एक मुद्रा भांड मिला हुआ है राजस्थान के बयाना से। आप देखेंगे जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में बयाना एक क्षेत्र है जहां से जो है कुमारगुप्त कालीन मुद्राओं का ढेर प्राप्त हुआ है, तकरीबन 623 मुद्राएं। तो यहां पर लिखिए राजस्थान के बयाना, ये भरतपुर जिले में पड़ता है। भरतपुर, राजस्थान के बयाना से कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल की मुद्राओं का ढेर यानी कि धूह प्राप्त हुआ है। कितनी मुद्रा कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप एक बार लिख लीजिए 223 मुद्राएं। हमें भी पॉइंट आउट मिल जाता है तो आपके बीच में रखा जाता है, ठीक है। और इस सर्वाधिक मुद्राओं का ढेर है, तो इस बात को आपको यहां पर ध्यान देना है। और कहा जाता है कि जो है इसी शैली के जो चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, मतलब जिस शैली की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, किस शैली की मुद्राएं हैं, जरा उस शैली को भी लिख लीजिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस शैली में? मयूर शैली में। मयूर यानी कि मयूर बना हुआ है, मयूर शैली में प्राप्त। तो मयूर शैली में प्राप्त सबसे अधिक मुद्राओं का ढेर, सबसे अधिक मुद्राओं का ढेर, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, कई बार पूछा गया है, मयूर शैली में प्राप्त सबसे अधिक मुद्राओं का ढेर, कुमारगुप्त के शासनकाल की मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? तो राजस्थान के बयाना के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से, जो है भरतपुर जनपद से मयूर शैली के सिक्के प्राप्त हुए हैं। लेकिन 3 बार लेकिन, इसका मतलब लेकिन में कुछ है। लेकिन इस प्रकार की शैली में पहली बार सिक्का इस शैली का, यानी कि मयूर शैली का, इस शैली का प्रथम सिक्का जो कि रजत मुद्रा है, कहां से प्राप्त हुआ है? कहां से प्राप्त हुआ है? कौन विद्यार्थी बताएगा? मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। तो यह भी ध्यान दीजिएगा,
कि मयूर शैली के सिक्के जो सबसे पहले प्राप्त हुए वह मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए, लेकिन काफी संख्या में कहां से प्राप्त हुए भाई, तो बयाना से प्राप्त हुए। ये इस प्रश्न का जो डिफरेंस जो मैं बता रहा हूं, आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए मुझे जवाब दीजिए, मैं आपके कमेंट्स को रीड करता हूं, मुझे बताइए इन दोनों वाक्यों में डिफरेंस आपको दिख रहा है कि नहीं? कि पहली बार मयूर शैली के सिक्के कहां से प्राप्त हो रहे हैं कुमारगुप्त के शासनकाल में, तो मध्य प्रदेश में चांदी के हैं, रजत के हैं। लेकिन सर्वाधिक संख्या में मयूर शैली के सिक्के कहां से प्राप्त हुए भाई, तो बयाना भरतपुर राजस्थान से प्राप्त हुए। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कहा जाता है कि कुमारगुप्त के समय में कोई विशेष युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन इसके शासनकाल के दौरान पुष्यमित्र नामक जातियों के बारे में बात की जाती है। अब उन पर हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे। कहा जाता है कि पुष्यमित्र नामक जातियों का आक्रमण हुआ, जिनका दमन कुमारगुप्त ने नहीं किया, कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने किया। स्कंदगुप्त ने किया। पॉइंट आउट कर लेते हैं, लिखिए। इसके समय में पुष्यमित्र नामक जातियों का आक्रमण हुआ। लेकिन दमन किसने किया भाई? दमन किया, यानी कि दमन बाई स्कंदगुप्त। वह कौन था भाई? कुमारगुप्त का बेटा था। कुमारगुप्त का पुत्र था। तो स्कंदगुप्त ने जो है वह इन जातियों का क्या किया? दमन किया। कहा जाता है कि कुमारगुप्त अपने बेटे से बोलता है, स्कंदगुप्त जाओ और पुष्यमित्र नामक जातियों का दमन करके आओ। उसने कहा, जी प्रभु, जी पिताजी, जी महाराज। स्कंदगुप्त जाता है और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान पुष्यमित्र नामक जातियों का दमन करता है। और इस बात की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है, ठीक है। स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है, भीतरी अभिलेख। उससे जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है कि स्कंदगुप्त जो है अपने पिता की आज्ञा पाकर के पुष्यमित्र नामक जातियों का दमन किया। तो जानकारी लिख देते हैं भाई। जानकारी का स्रोत क्या है? जानकारी का स्रोत भीतरी स्तंभ लेख। देखिए कई सारी बातें हैं। ये भीतरी स्तंभ लेख किसका है? स्कंदगुप्त का है भाई, स्कंदगुप्त का। यानी कि स्कंदगुप्त ने अपने भीतरी स्तंभ लेख में इस बात को कहा कि हमारे पिता ने मुझे आदेश दिया था कि पुत्र जाओ और पुष्यमित्र नामक जातियों का संहार करो। तो इस बात का उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में। भीतरी स्तंभ लेख किसका है भाई? स्कंदगुप्त का। उसमें किस बात का उल्लेख है? पुष्यमित्र नामक जातियों के मतलब आक्रमण का और उनकी पराजय का। किसके समय में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम में। अब देखिए प्रश्न क्या बनता है। एक बार क्वेश्चन आया कि किसके समय में, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आया कि किसके समय में पुष्यमित्र नामक जातियों का आक्रमण हुआ, और ऑप्शन में क्या दिया था? कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और जो है नरसिंहगुप्त बालादित्य। अब यहां पर कई सारे विद्यार्थियों ने क्या किया? स्कंदगुप्त का आंसर लगा दिया, क्योंकि उनको यह जानकारी थी और याद आ रहा था कि स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में इन जातियों के दमन का उल्लेख है। इसका मतलब कि जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ होगा, जबकि स्कंदगुप्त उस समय युवराज था, शासनकाल कुमारगुप्त प्रथम का था। अंतर समझिए बातों को। तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में आक्रमण, स्कंदगुप्त द्वारा दमन, और स्कंदगुप्त ने इस घटना की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख में दी साहब। तो यहां पर आप इस बात को समझेंगे। इसके अलावा कुमारगुप्त के बारे में और भी कई सारी बातें हैं। आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय, याद आ रहा है कि नहीं? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई भाई? कुमारगुप्त प्रथम ने कराई। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई। लेकिन एक बात हमें बताइए, इस विश्वविद्यालय को किसने जला दिया था? इस विश्वविद्यालय की पुस्तकालय को किसने जला दिया था? इस विश्वविद्यालय को किसने खंडहर बना दिया था? चलिए मुझे फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए।
मैं इंतजार कर रहा हूं आपके इस जवाब का। अच्छा, मैं एक चीज देखता हूं कि हमारे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रयास करते हैं, हालांकि उनके जवाब सही होते हैं लेकिन गलत भी हो जाते हैं कुछ विद्यार्थियों के, लेकिन प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ तोते वाले विद्यार्थी हमारे बैठे रहते हैं, उनको लगता है कि मुझे परम ज्ञान है और शशांक सर जो प्रश्न पूछ रहे हैं, अरे इनका क्या स्तर है पूछने का, हम पढ़ लेंगे। तो बेटा तुम सदैव तोता बने रह जाओगे। तोता समझते हो ना, तोता रह जाओगे, ये ध्यान रखना। इसीलिए अगर मैं पूछता हूं तो जवाब देने का प्रयास करो, क्योंकि तुम सीखने आए हो, शिष्य परंपरा में हो, प्रतियोगात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। अगर किसी के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि आप उस प्रश्न का जवाब दें और सामने वाले को संतुष्ट करने का प्रयास करें। तो इसलिए जवाब देना चाहिए, नवाब बनने का प्रयास ना करो। माना कि आप लखनऊ से होंगे और जीवन नवाबी जैसा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस बात को आप समझ गए। अब यहां पर जो हमारा प्रश्न था कि किसने नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया, ठीक है, जला दिया। किसने जलाया भाई, किसने जलाया? तो नाम देखिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने। कई लोग परेशान हो गए कि ये कुतुबुद्दीन गुरुजी क्या लिख दिए। भाई बख्तियार खिलजी का पूरा नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। आपको पता होगा तुर्क राजवंश की स्थापना शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने दिल्ली विजय उपरांत की। उसने 1192 में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और उसके बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक यानी गढ़वाल वंशीय शासक जयचंद को पराजित करके लगभग पूरे उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लिया। हालांकि उसकी रुचि मध्य एशिया में अधिक थी, यानी कि गजनी के आसपास के क्षेत्रों में, उधर के क्षेत्रों में यहां रुचि नहीं थी। इसलिए उसने क्या किया, उसके 4 गुलाम सरदार हुआ करते थे मोहम्मद गोरी के। आप देखेंगे कुबाचा, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, यलदूज और कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे चलकर के इन्हीं लोगों के द्वारा उसके साम्राज्य का विभाजन कर लिया गया जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। तो उसमें जो बंगाल का जो क्षेत्र था, बिहार का जो क्षेत्र था, वह उसके गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के हिस्से में आया और वहां पर कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी आतंक फैला दिया और उसने उस विश्वविद्यालय की किताबों को जला दिया जो भारत का सबसे पुराना गौरवमयी विश्वविद्यालय था। खैर, हम लोग सल्तनत काल के दौरान इस घटना को पढ़ेंगे और उससे पहले जब मोहम्मद गोरी की बात करेंगे, लेकिन यहां पर आप इस बात को समझिएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान, जिसको कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी द्वारा बाद में नष्ट कर दिया गया था। दोबारा से इसका जो है आप देखेंगे नए तरीके से उत्थान किया जा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक प्रश्न और भी है कि कुमारगुप्त के ही शासनकाल में एक बार प्रश्न आया कि सबसे अधिक अभिलेख, मतलब गुप्त काल के सबसे अधिक अभिलेख किसके शासनकाल में प्राप्त हुए या किसके शासनकाल में उत्कीर्ण कराए गए। तो आप देखेंगे कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख उत्कीर्ण, गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख उत्कीर्ण, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा कुमारगुप्त के द्वारा जो अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए, उन अभिलेखों की जानकारी भी आपके बीच में रखनी जरूरी है। तो चलिए, कुमारगुप्त के महत्वपूर्ण अभिलेख, सुंदर सा हेडिंग लिखिए, जैसे जैसे आप हैं उसी तरीके से हेडिंग लिखिए। कुमारगुप्त प्रथम के समय के महत्वपूर्ण अभिलेख। तो कुमारगुप्त प्रथम के समय के महत्वपूर्ण अभिलेख। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। बट एक बात मुझे समझ में नहीं आती यार कि जो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं ना, मतलब बहुत दुखद है इस बात को
कि उनके बढ़ने की जो गति है बहुत ही सामान्य। और इससे पहले जब मैं क्लास नहीं लेता था, कुछ ही वीडियोस थे, तो इतनी संख्या में सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे, यानी कि जो अभी बढ़ रहे हैं उसका 3 से 4 गुना। इस पहेली को मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर में ये है क्या। क्लास लेना प्रारंभ किया, सब्सक्राइबर्स समाप्त हो रहे हैं। क्लास नहीं लेता हूं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। इस पहेली को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो थोड़ा सा उन सब चीज़ों में यार गति देने का प्रयास आप लोग करें। हालांकि लगातार हम इस बात को कहते हैं, आप नाराज होते हैं, लेकिन हम अपने धर्म का पालन करेंगे, आप अपने धर्म का पालन करेंगे। नाराज ही सही, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। जैसे आप प्रयास कर रहे हैं एग्ज़ाम निकालने के लिए, वैसे हम प्रयास कर रहे हैं आपके साथ मिलकर बेहतर करने के लिए। खुद के लिए भी बेहतर करें, सबके लिए बेहतर करें। खैर, कुमार गुप्त फर्स्ट के समय के महत्वपूर्ण अभिलेख की बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण अभिलेखों में नंबर 1 पर लिखते हैं बिलसड़ अभिलेख। बिलसड़ अभिलेख। बिलसड़ अभिलेख। बिलसड़ अभिलेख में यह कुमारगुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख है। यह प्रथम अभिलेख है, इनके शासनकाल का प्रथम अभिलेख। यह प्रथम अभिलेख है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, उत्तर प्रदेश के एटा जिले से प्राप्त है। एटा जिले से प्राप्त। कहां से प्राप्त है साहब? उत्तर प्रदेश के एटा जिले से। बेटा अगर ऐड आए ना तो स्किप मत किया करो यार, पूरा ऐड देख लिया करो। मतलब तुम लोग स्किप कर देते हो, तो थोड़ा सा देख लिया करो ना। तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले से प्राप्त है बिलसड़ अभिलेख, ठीक है। इसमें कुमारगुप्त प्रथम तथा गुप्तों की वंशावली दी गई है। इसमें गुप्त शासकों की वंशावली दी गई है। इसमें गुप्त शासकों की वंशावली दी गई। कई बार यह पूछा जाता है कि किस अभिलेख में गुप्त शासकों की वंशावली है, तो बिलसड़ अभिलेख कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के एटा जिले से प्राप्त हुई है। उसमें गुप्त शासकों की वंशावली दी गई है। और इस लेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण के द्वारा, ठीक है, जो है महासेन के मंदिर तथा धर्मसंघ बनवाए जाने का भी उल्लेख है। तो यह भी लिखिएगा, आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिएगा। इस अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण द्वारा पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण द्वारा, ठीक है, स्वामी महासेन यानी कि कार्तिकेय, स्वामी महासेन यानी कार्तिकेय के मंदिर तथा धर्मसंघ बनवाए जाने का उल्लेख है। तो आप यहां पर इस पॉइंट को देखेंगे। अगला लिखिएगा गढ़वा के 2 शिलालेख। गढ़वा के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। गढ़वा के 2 शिलालेख, ठीक है। इलाहाबाद में स्थित इस शिलालेख की जो है यह शिलालेख इलाहाबाद में स्थित है। पहले इसको लिखिएगा, कहां है? इलाहाबाद में, ठीक है। इसमें एक शब्द मिला हुआ है परम भागवत। तो इसको आपको ध्यान देना है। एक लेख प्राप्त है इस शिलालेख पर, परम भागवत, ठीक है। बस इसमें इतना पॉइंट। तीसरा महत्वपूर्ण शिलालेख, आइए लिखिए। तीसरा महत्वपूर्ण शिलालेख करमदंडा अभिलेख। क्या बात है, करमदंडा अभिलेख। इसको
पॉइंट आउट करिए। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में, कहां पर है? उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में। यूपी के फैजाबाद जिला, ठीक है, वहां पर करमदंडा अभिलेख प्राप्त हुआ है और कहा जाता है यह अभिलेख शिव प्रतिमा के अधोभाग से उत्कीर्ण है। यह अभिलेख शिव प्रतिमा के अधोभाग, शिव प्रतिमा के अधोभाग में उत्कीर्ण है। ठीक है, और इसमें और भी ज्यादा नहीं है, पर्याप्त है ये तीन। चौथा लिखिएगा, चौथा मनकुंवर अभिलेख। मनकुंवर अभिलेख, मनकुंवर अभिलेख, ठीक है, यह भी इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में है और कहा जाता है कि बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग में उत्कीर्ण है। यानी कि इस अभिलेख में, मतलब यह अभिलेख एक बुद्ध प्रतिमा है, उसके निचले भाग में उत्कीर्ण किया गया है। तो बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग में उत्कीर्ण। इसके बाद पांचवा लिखिए मथुरा अभिलेख। मथुरा अभिलेख। इसके बाद छठवां लिखिए सांची अभिलेख। सांची अभिलेख, सांची अभिलेख। इसके बाद सतवां लिखिए, जो महत्वपूर्ण है उसी पर हम व्याख्या करेंगे, उदयगिरी गुहालेख। उदयगिरी गुहालेख, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है शंकर नामक व्यक्ति द्वारा, ठीक है, पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे। इसके अलावा तुमैन अभिलेख, आठवां तुमैन अभिलेख। आप लोग अगर इसको याद कर लेंगे तो बहुत बड़ी जीत हो जाएगी आपकी। मैच करने के लिए कई बार आता है। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, एमपी के ग्वालियर में है, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। इसी अभिलेख में कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य, यानी कि शरद काल में सूर्य कितना आनंद देता है, तो शरतकालीन सूर्य के समान। तो यहां पर तो ये 8 अभिलेख रहे। इसके अलावा कुमारगुप्त के 3 ऐसे अभिलेख हैं जो बंगाल से प्राप्त हो रहे हैं और वह भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए, बंगाल से प्राप्त अभिलेख, बंगाल से प्राप्त अभिलेख, बंगाल से प्राप्त अभिलेख, बंगाल से प्राप्त अभिलेख की हम बात करेंगे। कुमारगुप्त के 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं बंगाल से। आप यहां पर देखेंगे बंगाल से प्राप्त 3 अभिलेख हैं। उनमें नंबर 1 लिखिएगा, धनदेह ताम्रपत्र। धनदेह ताम्रपत्र, ठीक है। दूसरा है दामोदरपुर ताम्रपत्र। दामोदरपुर ताम्रपत्र कई बार पूछा जाता है, ये ताम्र पर उत्कीर्ण है। और तीसरा है भाई वैग्राम या बैग्राम ताम्रपत्र। तो ये 3 महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो बंगाल से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो पहला है धनदेह ताम्रपत्र,
इसके बारे में अगर हम बात करें तो आधुनिक बांग्लादेश के राजशाही जिले में स्थित है। बांग्लादेश के राजशाही जिले में स्थित है, ठीक है। और इसमें वाराह स्वामिन नामक एक ब्राह्मण को भूमि दिए जाने का उल्लेख है। इसमें वाराह स्वामिनी या स्वामिन नामक ब्राह्मण को भूमि दान दिए जाने का उल्लेख है। भूमि दान दिए जाने का उल्लेख, ठीक है, भूमि दान दिए जाने का उल्लेख। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलिए दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख में, यह बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में है। बांग्लादेश के दिनाजपुर, ठीक है। तो बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में स्थित है, ठीक है। और कहा जाता है कि यहां पर जो है देखेंगे, इस प्रदेश को पुंडवर्धन भी कहा गया है इस अभिलेख में। पुंडवर्धन, ठीक है। और यहां का शासक चिरादत्त था। शासक कौन है? चिरादत्त। इसके बाद बैग्राम ताम्रपत्र की बात करें, यह बांग्लादेश के बोगारा में स्थित है। क्या बात है? बांग्लादेश के बोगारा, ठीक है। और कहा जाता है कि यह गोविंद स्वामिन के मंदिर निर्वाह के लिए भूमिदान में यहां पर भी, तो यहां पर वाराह स्वामिन, यहां पर गोविंद स्वामिन के मंदिर निर्वाह के लिए भूमिदान। सीधे लिखिए भूमिदान का उल्लेख। तो यहां पर अभिलेखों की चर्चा हम लोग किए हैं, एक बार दोबारा से इस पर हम बात कर लें। आप यहां पर देखेंगे कि बिलसड़ अभिलेख, ठीक है। इसके बाद गढ़वा के 2 शिलालेख, इसके बाद कर्मदंडा अभिलेख, मनकुंवर अभिलेख, मथुरा लेख, सांची अभिलेख, उदयगिरी गुहा लेख, तुमैन अभिलेख। इसके बाद बंगाल से 3 धनदेह ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र और बैग्राम ताम्रपत्र। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान प्राप्त हुए। इसके अलावा कुमारगुप्त के समय के कुछ महत्वपूर्ण सिक्के हैं, उस पर भी बात कर लें। महत्वपूर्ण सिक्कों पर चर्चा कर लेते हैं। कहा जाता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं जारी की गई। तो सिक्कों में स्वर्ण सिक्के, रजत सिक्के और ताम्र मुद्राएं यानी कि तांबे की मुद्राएं जारी की गई। कहा जाता है कि मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन इसी के काल में हुआ। देखिए एक बात समझिएगा, भारत में नहीं, मध्य भारत में। तो कई बार प्रश्न आया है कि मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन, ठीक है, यानी कि रजत सिक्कों का प्रचलन किसके शासनकाल के दौरान हुआ, या गुप्त शासक कौन था जिसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो कुमारगुप्त प्रथम। तो लिखिएगा मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन कुमारगुप्त के शासनकाल में, ठीक है। तो यहां पर ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके जो मुद्राएं थी उनमें आप देखेंगे कि प्रमुख मुद्रा प्रकार क्या है। प्रमुख मुद्रा प्रकार, तो प्रमुख मुद्रा प्रकार में 2 महत्वपूर्ण है। एक तो है मयूर प्रकार की मुद्रा, और दूसरा है अश्वमेध। यह भी अश्वमेध प्रकार की मुद्रा करता है, अश्वमेध प्रकार की मुद्रा, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो मयूर प्रकार की मुद्रा है, इसमें आप देखेंगे इसके मुख भाग पर मयूर को खिलाते हुए राजा की छवि, वो उसके साथ खेल रहा है, ठीक है, राजा की आकृति, तथा पृष्ठ भाग पर आसीन कार्तिकेय की आकृति है। तो एक तो मुख भाग है भाई और एक पृष्ठ भाग है, ठीक है। मुख भाग पर मयूर के साथ राजा की आकृति,
मयूर के साथ राजा की आकृति। ठीक है, और पृष्ठभाग पर आप देखेंगे कि पृष्ठभाग पर कार्तिकेय का अंकन। यह सब आपको याद करना होगा भाई, याद करना होगा। ठीक है, अश्वमेध प्रकार के सिक्कों की बात करें तो कुमारगुप्त के अश्वमेध यज्ञ करने का पता चलता है। अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। एक बार प्रश्न आया, मैं आपको थोड़ा हिंट कर दूं, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि एक बार प्रश्न आया कि गुप्त वंश के कौन कौन से शासक हैं जिनके शासन काल में अश्वमेध यज्ञ हुए, तो इन सिक्कों से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुमारगुप्त ने और भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए, और भी कई मुद्रा थी जो इससे पहले इनके पिता और पितामह जारी कर चुके थे। तो अन्य प्रकार की अगर मैं बात करूं तो आप भी लीजिएगा, व्याघ्र, निहंता, अश्वारोही जो इससे पहले जारी हो चुका था, अश्वारोही, धनुर्धारी, ठीक है, गजारोही, गज पर बैठे हुए, ठीक है, कार्तिकेय प्रकार। तो यह महत्वपूर्ण बातें आपको यहां पर देखने को मिली हुई हैं। ठीक है, चलिए अब हम जो है अपने क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर चलते हैं। कुमारगुप्त के बाद उसका बेटा स्कंदगुप्त सिंहासन पर आसीन होगा और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। स्कंदगुप्त, महाराज स्कंदगुप्त को आप देख रहे हैं चित्रों में। सबसे पहले तो शासनकाल की बात करें, स्कंदगुप्त के शासनकाल की बात करेंगे तो 455 ईस्वी से लेकर तकरीबन 467 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, इन शासनकाल के दौरान कई सारी महत्वपूर्ण बातें। इनके उपाधि की सबसे पहले बात करें कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, तो स्कंदगुप्त को शक्रादित्य के नाम से जाना जाता था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्कंदगुप्त की उपाधि क्या थी? शक्रादित्य। और इस बात की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो कहोम अभिलेख से। जानकारी कहां से प्राप्त होती है भाई? कि किस अभिलेख से? तो जानकारी हमें कहोम अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि स्कंदगुप्त को शक्रादित्य कहा जाता था। ठीक है, दूसरी बात, यह किसका पुत्र था, यानी कि इनके पिता कौन थे भाई? तो पिता कुमारगुप्त रहे होंगे, जाहिर सी बात है, अभी हमने बोला ही है, कुमारगुप्त प्रथम इनके पिता थे। इनके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हूणों का आक्रमण प्रारंभ हुआ। ठीक है, हूणों का आक्रमण, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आप यहां पर देखेंगे कि शासनकाल में इनके शासन काल में हूणों का आक्रमण प्रारंभ और कहा जाता है कि बड़ी निपुणता के साथ स्कंदगुप्त ने जो है इन हूणों के आक्रमण से अपने साम्राज्य की सुरक्षा की, और न केवल अपने साम्राज्य की सुरक्षा की, अपितु इन हूणों को बुरी तरह से पराजित भी किया। हूणों के आक्रमण में प्रथम आक्रमण जो हुआ, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम आक्रमण, उस समय हूणों का नेता कौन था? तो प्रथम आक्रमण लिखिएगा यहां पर खुशनौ शाह या खुशनवाज, तो खुशनवाज का आक्रमण। ठीक है, ये इनके नेता थे। इनमें आप देखेंगे इसके बाद खुशनवाज, ये हूणों के नेता थे। खुशनवाज के बाद आप द्वितीय लिख सकते हैं जो है तोरमाड़ के नेतृत्व में। तोरमाड़, ये कई बार पूछा जाता है, यह लगातार आक्रमण करता रहा है। तोरमाड़ के नेतृत्व में जो है यह आक्रमण प्रभावशाली रहा। तोरमाड़ के बारे में कहा जाता है कि तोरमाड़ ने चंद्रभागा नदी के किनारे
चंद्रभागा नदी के किनारे जो है पवैला नामक स्थान पर, पवैला नामक स्थान पर राज्य स्थापित किया, राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां पर यह रहा कि तोरमाड़ जो है इसके समय में लगातार आक्रमण करता रहा। कहा जाता है कि तोरमाड़ के बाद कौन सा आक्रमणकारी था, तो तोरमाड़ के बाद मिहिर कुल का आक्रमण हुआ। तो यहां पर लिखिएगा तोरमाड़ के बाद मिहिर कुल, मिहिर कुल का आक्रमण कई बार पूछा जाता है भाई, तो बताना जरूरी है। मिहिर कुल का आक्रमण हुआ, ठीक है। और कहा जाता है कि मिहिर कुल ने भी शासन सत्ता को मजबूती से बनाए रखा, लेकिन स्कंदगुप्त को पराजित नहीं कर पा रहे हैं। स्कंदगुप्त बार बार इन लोगों को जो है पराजित करता है और इनकी स्थिति डैमेज करता है। कहा जाता है कि मिहिर कुल जब शासन सत्ता को स्थापित किया तो राजधानी के रूप में सियालकोट को भी राजधानी बनाया। तो मिहिर कुल के समय में राजधानी सियालकोट थी। कहां थी? सियालकोट। और इस बात की जानकारी कहां से प्राप्त होती है भाई? जानकारी हमें प्राप्त होती है ग्वालियर लेक से, ग्वालियर लेक से। कहा जाता है कि ये जो मिहिर कुल था ना, ये शिव का परम भक्त था, शिव भक्त था। तो ये भी आपको ध्यान देना है। स्कंदगुप्त के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है। कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के समय पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है, सौराष्ट्र प्रांत का यानी गुजरात में सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल पर्णदत्त था। और वहां का प्रांतपति चक्रपालित। कहा जाता है कि पर्णदत्त ने जो है सुदर्शन जो झील था ना, जिसके बारे में हम आपको बात करेंगे, और यहां पर बता दें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान निर्मित किया गया था, सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया। तो कई बार यह प्रश्न बनता है, तो इसको आपको यहां पर जानना जरूरी होता है। अब सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था, तो भाई इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी प्राप्त होती है जूनागढ़ अभिलेख। देखिए जूनागढ़ में कई अभिलेख हैं। रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख विशेष रूप से बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन यहां पर स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। आइए अब अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा कर लेते हैं कि स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान जो अभिलेख हैं, कौन कौन से अभिलेख हैं। चलिए, महत्वपूर्ण अभिलेख, थक तो नहीं रहे ना आप लोग? महत्वपूर्ण अभिलेख में नंबर 1 जूनागढ़ अभिलेख। अभी हम लोगों ने चर्चा की है जूनागढ़ अभिलेख। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम गुप्तोत्तर नहीं, परवर्ती गुप्त शासकों का भी उल्लेख करेंगे, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख, इसको आपने देखा और इसके बारे में हमने अभी डिटेल में बात की। विशेष करके सुदर्शन झील की बात कही गई है, तो उस वाली लाइन को यहां पर जोड़ लीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण अभिलेख है, उसको पॉइंट आउट करिए, इंदौर ताम्रपत्र। इंदौर भाई मध्य प्रदेश में बहुत खूबसूरत शहर है, बड़ा लंबा अनुभव रहा है इंदौर में पढ़ाने का हमारा। कहा जाता है कि जो है इस लेख में सूर्य की पूजा तथा सूर्य के मंदिर में दीपक जलाए जाने के लिए धन दान दिए जाने का उल्लेख है। तो यहां पर सीधे लिखिए सूर्य की पूजा का उल्लेख। तीसरा महत्वपूर्ण लिखिएगा भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, यूपी के गाजीपुर जिले में। ठीक है, और यहां पर हमने आपको बताया था ना कि पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। तो इसमें पुष्यमित्रों प्लस हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन। कई बार ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में बनता है। चौथा आप लिख लीजिएगा कहोम, कहोम स्तंभ लेख, कहोम स्तंभ लेख। ये गोरखपुर जिले में है, यूपी के, गोरखपुर यूपी। ठीक है, और कहा जाता है कि इस स्तंभ लेख में जो है भद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकर की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। भद्र द्वारा 5 जैन तीर्थंकर, कितने? 5 जैन तीर्थंकर। लिख लीजिए आदिनाथ, शांतिनाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पारश्वनाथ, क्या बात है, एवं महावीर की प्रतिमाओं का निर्माण। इसके अलावा 1-2 और हैं, उनको लिख लीजिए। सुपिया लेख, सुपिया लेख, ये मध्य प्रदेश रीवा, मध्य प्रदेश रीवा डिस्ट्रिक्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें गुप्तों की वंशावली, गुप्तों की वंशावली घटोत्कच, घटोत्कच से प्राप्त होती है। तो एक बात बताइए, वैसे तो आप देखेंगे बाकी में श्रीगुप्त पहला शासक है, लेकिन यहां पर घटोत्कच से प्राप्त हो रही है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखेंगे। और लास्ट में लिख लीजिएगा गढ़वा शिलालेख। ठीक है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में करछना तहसील, करछना तहसील। ठीक है, और कहा जाता है कि यह स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम शिलालेख है। स्कंदगुप्त के शासन काल का अंतिम शिलालेख। अभी 15 मिनट और क्लास होगी। अंतिम शिलालेख। ठीक है, तो यहां पर आप इस चीज को देखेंगे। स्कंदगुप्त के सिक्कों की अगर हम बात करें, कई बार प्रश्न आता है और मैच करने के लिए, तो इसने वृषभ शैली के सिक्के चलाए, यानी कि बैल बना हुआ था, वृषभ शैली के सिक्के। तो इसको एक ही है, इसको याद कर लेना बढ़िया से, और आपकी परीक्षा में मैच करने के लिए आएगा। इसके बाद की जो शासकों की बात है, उनको कहा जाता है परवर्ती गुप्त। तो एक बात और है, स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था, अंतिम महान शासक। कहा जाता है कि इसके बाद के जो शासक हुए वह उतने योग्य नहीं हुए जितना कि पूर्ववर्ती शासक थे, और उन लोगों के समय में लगातार आक्रमण होते रहे, संघर्ष होता रहा। परिणाम यह हुआ कि गुप्त साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हो गया, और उसके बाद कई छोटे छोटे शक्तियों का अभ्युदय हो गया। तो परवर्ती गुप्त में कौन कौन से शासक आते हैं, उनमें नाम लिख लीजिए आप लोग। परवर्ती गुप्त, परवर्ती गुप्त में आप यहां पर लिखेंगे, विशेष करके आप यहां पर पॉइंट आउट करिए। पहला पुरुगुप्त, पुरुगुप्त यह 467 ईस्वी से लेकर के 473 ईस्वी,
आप यहाँ पर देखे होंगे इस डेट को 467, ठीक है ना। इसके बाद इनका आना होता है 473 ईस्वी, ठीक है। कहा जाता है कि यह वैष्णव धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। बस इतना पॉइंट इनके बारे में। वैष्णव धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को, ठीक है, अपनाया। अगला शासक बुद्धगुप्त। इन सबको आपको ध्यान में रखना है। 473 से लेकर के 95 तक, कहीं कहीं पर 76 दिया हुआ है, तो परेशान नहीं होना है। कहा जाता है कि ह्वेनसांग के अनुसार यह भी बौद्ध मत को मानने वाला था। किस मत को मानने वाला था? बौद्ध मत को मानने वाला था, ठीक है। तथा नालंदा महाविहार को बहुत धन दिया था। इसके बाद अगला है जो थोड़ा महत्वपूर्ण है, नरसिंहगुप्त बालादित्य। नरसिंहगुप्त बालादित्य। नरसिंहगुप्त बालादित्य, इनके टाइम पीरियड को नोट कर लीजिए। 495 से 510 ईस्वी तक। यह भी बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म, ठीक है। इसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया और बाद में छोड़ दिया था। यह पूछा गया है। इसने हूण शासक, बस 5 मिनट और मेरे विद्यार्थियों, इसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया, ठीक है। इसके बाद भानुगुप्त, यहां से क्वेश्चन बनेगा भानुगुप्त से। भानुगुप्त यह 510 ईस्वी से आगे तक बनते हैं और कहा जाता है कि इनके शासनकाल के दौरान सती प्रथा का एक साक्ष्य प्राप्त होता है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि इनके एक मित्र हुआ करते थे। इनके एक मित्र थे गोपराज। क्या नाम था? गोपराज, ठीक है। और इनकी सेना में महत्वपूर्ण पद पर भी थे। तो भानुगुप्त के शासनकाल में जब आप देखेंगे कि हूणों का आक्रमण तो स्कंदगुप्त के समय से शुरू हो गया था, तो हूणों का आक्रमण था। कहा जाता है कि भानुगुप्त जो थे वह अपने मित्र गोपराज को भेजते हैं हूणों के आक्रमण को दमन करने के लिए। और कहा जाता है कि इसी युद्ध के दौरान गोपराज की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी है, ठीक है, वह उनके साथ चिता में जल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो घटना है भानुगुप्त का एक अभिलेख है। कौन विद्यार्थी बताएगा? भानुगुप्त का एक अभिलेख है, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख, ठीक है। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में इस बात की जानकारी है कि भानुगुप्त के मित्र और सेना में अच्छे पद पर कार्यरत गोपराज हूणों के दमन हेतु जाते हैं और वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद इनकी पत्नी सती हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? सती हो जाती है। तो कई बार यह प्रश्न आता है कि सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। लिख लीजिएगा, सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य, पहला अभिलेखी साक्ष्य। कल संडे है, कल आपकी क्लास नहीं होगी, मंडे को आपकी क्लास होगी। पहला अभिलेखी साक्ष्य भानुगुप्त का एरण अभिलेख। एरण अभिलेख। तो यहां पर आप इस पॉइंट को देख सकते हैं। कहा जाता है कि भानुगुप्त के बाद के जो शासक हुए उसमें वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय एवं विष्णुगुप्त के नाम का उल्लेख मिलता है। तो आप यहां पर लिख ले, भानुगुप्त के बाद दो तीन नाम लिखिएगा। वैन्यगुप्त हुए, जहां से कोई प्रश्न नहीं आएगा। वैन्यगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय हुए,
ठीक है। इसके बाद विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कहा जाता है विष्णुगुप्त अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। और इसके बाद गुप्त वंश की वंशावली समाप्त हो जाती है। गुप्तों के पतन के बाद, गुप्तों के पतन के बाद आप देखेंगे कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो जाता है। किसका उदय होता है भाई? क्षेत्रीय शक्तियों का, जिनमें आप आगे चल करके वर्धन वंश को पढ़ेंगे, मैत्रक वंश को पढ़ेंगे। ये सब बहुत वल्लभी में थे, ये सब महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इसके साथ साथ गौड़ वंश को भी आप देखेंगे, तो ये कई सारे महत्वपूर्ण होंगे। तो यहां तक आप लोगों ने देखा जो कि गुप्त काल के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हम लोगों ने परिचर्चा की। अब हम लोग गुप्तकालीन संस्कृति पर बात करेंगे। तो अभी गुप्त काल की इस क्लास को आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे और जल्द ही आपसे मुलाकात होती है। नेक्स्ट क्लास में हम महत्वपूर्ण बिंदु के साथ परिचर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी विद्यार्थियों को। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने क्लास को कंटिन्यू देखा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। निरंतरता को बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।